हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 26 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड द पोर्चुगीज रूल इन इंडिया वॉज साइंड ऑन। आत्मसमर्पण की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था जिसने भारत में पुर्तगाली शासन का अंत किया था? A 19 दिसंबर 1961, B 15 अगस्त 1947, C 29 दिसंबर 1951 या D 26 जनवरी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर 1961। तो ये जो आपका ध्यान है, पोर्चुगीज ने लगभग 450 इयर्स तक इंडिया में रूल किया था, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को वहां के जो पोर्चुगीज इंडिया के गवर्नर जनरल थे मैनुअल एंटोनियो वेसेलो ए सिल्वा, इन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर और इससे पोर्चुगीज रूल अपना गोवा के अंदर खत्म हो गया था। ये पोर्चुगीज, आपको ध्यान है, गोवा के अंदर ही लिमिटेड थे। नेक्स्ट, in 1937, an educational conference endorsing Gandhi's proposals for basic education through the vernacular medium was held at। 1937 में बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, गांधी जी के इस प्रस्ताव के समर्थन में किस स्थान पर एक शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ए सूरत, बी बॉम्बे, सी अहमदाबाद या डी वर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी वर्धा। तो गांधी जी ने क्या किया था कि जुलाई 31, 1937 में एक आर्टिकल हरिजन के अंदर पब्लिश किया था। तो इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड एक ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। कब से कब तक? 22 और 23 अक्टूबर 1937 के अंदर ये रखी गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहा गया था? फिर इसको कहा गया था द वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अगर कल को क्वेश्चन आए कि वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुई थी, तो आपका आंसर क्या होएगा? 1937। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। Who said caste is a proof of the fact that the people are not really a civilized people? किसने कहा था जाति इस तथ्य का प्रमाण है कि हमारे लोग वास्तव में सभ्य लोग नहीं हैं? ए ईवी रामास्वामी पेरियार, बी बी आर अंबेडकर, सी दयानंद या डी विवेकानंद। तो ये आपको कहा था पेरियार ने। गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह वॉज अ पार्ट ऑफ। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किसका हिस्सा था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी क्विट इंडिया मूवमेंट, सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका आंसर सबको पता होगा, ये आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये 12 मार्च से स्टार्ट हुए थे आपके साबरमती आश्रम से, और अप्रैल 6 में दांडी में इन्होंने सुबह 6:30 बजे नमक बना के ये नमक कानून तोड़ा था। और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो ए द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस अध्यक्ष, बी द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के महासचिव, सी अ मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी, कांग्रेस की कार्य समिति के एक सदस्य, या डी नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये कांग्रेस से इन्होंने 1934 में रिजाइन कर दिया था गांधी जी ने, और फिर अपने को ध्यान है सोशल वर्क के अंदर इन्होंने अपने आप को इंडल्ज कर लिया था गांधी जी ने। लेकिन कांग्रेस को जब भी जरूरत होती थी, कांग्रेस के लीडर्स इनके पास जाते थे सलाह मशवरा करने, और गांधी जी हमेशा कांग्रेस के लिए फिर लीडर्स की सुनते थे और उनकी हेल्प करते थे। लेकिन गांधी जी खुद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस टाइम तक काम करने लग गए थे। द पेशवाशिप वॉज एबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ द पेशवा। पेशवा पद को अंग्रेजों के द्वारा किस पेशवा के समय में समाप्त कर दिया गया था? ए रघुनाथ राव, बी नारायण राव, सी माधवराव सेकंड या डी बाजीराव सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बाजीराव सेकंड। ये बाजीराव सेकंड ये लास्ट पेशवा थे मराठा कॉन्फेडरेसी के, और इनके ड्यूरेशन में ही ये पेशवाशिप एबॉलिश कर दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was the reason for the Congress to refuse to form a coalition government in the United Provinces with the Muslim League in 1937?
1937 में संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में सरकार का गठन करने से कांग्रेस के इंकार करने का कारण निम्न में से कौन सा था? तो यूनाइटेड प्रोविंसेस आपका क्या था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका देखें ऑप्शन नंबर ए, बोथ वर हॉस्टाइल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। बी, मुस्लिम लीग्स रिफ्यूजल फॉर मर्जर इन कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस में विलय से इंकार कर दिया था। सी, द चॉइस ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की पसंद। या डी, हिंदू मुस्लिम एनिमोसिटी, हिंदू मुस्लिम बैर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये मुस्लिम लीग ने कांग्रेस में ये विलय करने से मना कर दिया था। तो कांग्रेस ने क्या मुस्लिम लीग को कहा कि तुम गवर्नमेंट के साथ में फॉर्म कर लेना अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो, लेकिन ये मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। ये क्या बात थी कि ये मुस्लिम लीग वैसे तो हार गई थी उत्तर प्रदेश में जनरल सीट्स के अंदर, तो कांग्रेस ने कैप्चर कर दी थी, लेकिन जो मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी वहां पर मुस्लिम लीग की पोजीशन ठीक थी। तो ये फिर इसने मर्ज होने से मना कर दिया, कांग्रेस ने कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करने से मना कर दिया। नेक्स्ट, बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना केम टू एन एंड? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया? ए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। The discontent against the government increased in 1856 when important changes were made in the service rules of the sepoys. What were these about? सरकार के खिलाफ असंतोष 1856 में तब बढ़ गया जब सिपाहियों के सेवा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। ये बदलाव किस संबंध में किए गए थे? पहला, एबॉलिशिंग एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर सर्विस आउटसाइड देयर ओन रीजन्स, उनके क्षेत्र से बाहर की सेवा के लिए अतिरिक्त भत्ता की समाप्ति। बी, एबॉलिशिंग द डाक फैसिलिटीज, डाक सुविधाओं की समाप्ति। सी, एबॉलिशिंग किचन्स एंड मैसेज फ्रॉम कैंटोनमेंट्स, छावनियों में रसोई तथा मैस की समाप्ति। या डी, एबॉलिशिंग कास्ट रेस्ट्रिक्शंस, जातीय सीमाओं की समाप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जो इनके क्षेत्रों से बाहर की जो इनकी जो सर्विस थी इनके रीजन्स के, वहां उस सर्विस के लिए जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था वो इन्होंने बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो एक तो ये रीजन था और दूसरा ये इन्होंने हार्श पनिशमेंट स्टार्ट कर दी थी इन सिपाहीज के लिए, ट्रूप्स के लिए। तो इस वजह से क्या हो गया था कि इनको ट्रूप्स को ये फीलिंग होने लगी कि कंपनी इन लोगों को की अब बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही, और इस वजह से एक डिसकंटेंट बढ़ गया था, असंतोष बढ़ गया था। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वाज और एन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? ए, व्हाइट पेपर, बी, रेगुलेटिंग एक्ट, सी, ऑर्डिनेंस या डी, रेजोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, ये व्हाइट पेपर क्या है? व्हाइट पेपर एक्चुअली में यूके में जो एक गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है जो कि इंफॉर्मेशन या प्रपोजल देती है किसी इशू पर, तो उसको हम कहते हैं व्हाइट पेपर। ये यूके के अंदर होता है व्हाइट पेपर। वैसे इंडिया में भी व्हाइट पेपर ही कहते हैं। चलिए, तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में तो आप सभी को पता है, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, इसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था जो उसके जो भी शॉर्टकमिंग्स थी, खामियां थी, उसको दूर किया था। तो और जो ये जो इंडिया का जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह फिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कर दिया था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की मतलब सुप्रीम अथॉरिटी हो गई थी। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस रखे गए थे? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ था इससे। दूसरा, इसने ये जो जॉइंट गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया और कंपनी की हुई थी, और जिसके अंदर की गवर्नमेंट जो ब्रिटिश थी उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी रखी गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ये जो प्रोविजंस इसके याद आपको रखने हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक तो ये कौन से एक्ट से एस्टेब्लिश हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट से। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, एक्ट्स के ऊपर भी बन सकते हैं, तो हो सकता है मैं एक मिसलेनियस वीडियो के अंदर आपको ये एक्ट्स भी करवा दूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द स्टैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया कि
ए, इट वुड सपोर्ट एलाइड पावर्स, ये मित्र राष्ट्रों का समर्थन करेगी। बी, इट वुड कोऑपरेट विद द ब्रिटिश इफ इंडिया इज ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यदि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए तो ये अंग्रेजों का सहयोग करेगी। सी, इट वुड सपोर्ट एक्सिस पावर्स, ये ध्रुवीय राष्ट्रों का समर्थन करेगी। या डी, इट वुड कोऑपरेट विद द ब्रिटिश इफ इंडिया इज प्रॉमिस्ड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, यदि भारत को युद्ध के बाद अधिराज्य का दर्जा देने का वादा किया जाए तो ये अंग्रेजों का सहयोग करेगी। तो अपने कांग्रेस का स्टैंड था ऑप्शन नंबर बी, ये अगर इंडिया को पूरी इंडिपेंडेंस देंगे तभी हम सपोर्ट करेंगे ये ब्रिटिश वॉर एफर्ट, वरना हम नहीं करेंगे। डोमिनियन स्टेटस की बात तब तक खत्म हो चुकी थी, अब तो पूरी अपनी इंडिपेंडेंस मांगने लग गए थे। Which one of the following statements is not true in respect of A.O. Hume? A.O. Hume के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? A, he was an ornithologist, ornithologist आपको ध्यान है जो कि ये बर्ड्स का जो होती है साइंस वो ऑर्निथोलॉजी होती है। बी, ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, वह भारतीय लोक सेवा के एक सदस्य थे। सी, ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। या डी, ही प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस एनुअल सेशंस ट्वाइस, उन्होंने 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसका आपने देखें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A.O. ह्यूम एक बार भी इसके प्रेसिडेंट नहीं रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हाँ, बड़ी आयरनिकल बात है ना, इन्होंने एस्टेब्लिश किया लेकिन कभी भी इसके प्रेसिडेंट नहीं रहे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस represented the views of the microscopic minority in India. This contention was maintained by, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में अति सूक्ष्म अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यह विवादित तर्क किसका था? ए, लॉर्ड कर्जन, बी, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, सी, लॉर्ड डफरिन, या डी, लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम में आपको ध्यान है कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी, और तो इन्होंने एक इनिशियली तो कांग्रेस को ज्यादा बड़ी थ्रेट नहीं देखा, लेकिन बाद के अंदर क्या हुआ, जब ये 4th सेशन हुआ इलाहाबाद में, उसके बाद से गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उन्हें डिसअलाउ कर दिया गया कि कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने से, लेकिन इनिशियली इसको सीरियसली नहीं लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट सॉ द बिगेस्ट पीजेंट गोरिल्ला वॉर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने स्वतंत्रता के पहले सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध देखने को मिला था? ए, नोआखली मूवमेंट, बी, तेभागा मूवमेंट, सी, पुनाप्रा वालियर मूवमेंट, या डी, तेलंगाना मूवमेंट। तो आपको ध्यान है कि ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन सा कर दिया था, शायद इसका रिवर्स क्वेश्चन था जिसके अंदर था कि ये नहीं ऐसा ही था जिसके अंदर पूछा सबसे वायलेंट मूवमेंट और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये 1947 से लेकर पता नहीं कौन सा ड्यूरेशन दे रखी थी, उसमें कौन सा रहा था। तो ये आपका था उसका आंसर तेलंगाना मूवमेंट। तो यही अभी आपका आंसर होएगा तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट क्या था, इसके अंदर आपके इसने 3000 विलेजेस को अफेक्ट किया था, नियरली 3 मिलियन यानी 30 लाख की पॉपुलेशन को इसने अफेक्ट किया था। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था जुलाई 1946 में, इसके सबसे ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी हुई थी 1947 अगस्त से लेकर सितंबर 1948 तक। Next, in addition to Macaulay's minutes on education, another landmark draft is also attributed to him. Identify the draft from the following. शिक्षा पर मैकेले की रिपोर्ट के अतिरिक्त उन्होंने एक अन्य ऐतिहासिक प्रारूप का श्रेय दिया जाता है, निम्नलिखित में से उस प्रारूप की पहचान करें। तो ए, ड्राफ्ट ऑफ द जमींदारी एबोलिशन एक्ट, बी, ड्राफ्ट ऑफ द मैरीटाइम ट्रेड पॉलिसी, सी, ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, या डी, ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, ये भारतीय दंड संहिता का प्रारूप इन्होंने दिया था। अपना इंडियन पीनल कोड ये 1860 में बना था, ये कमेंस हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1862 से, ये लागू किया गया था इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी 1834, इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकेले, आपको ध्यान है। और ये लॉ कमीशन कौन से चार्टर एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुई थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर एस्टेब्लिश हुई थी। अब मेन चीज यहां पे क्या है, क्वेश्चन आता है कि ये एनफोर्स या कमेंस कब किया गया था आपका इंडियन पीनल कोड? आपका पहला ऑप्शन दे देता है वो 1860, सबका पड़ा होता है इंडियन पीनल कोड 1860 हम माराते हैं, सही आंसर अपना गलत हो जाता है। एनफोर्स ये कमेंस ये हुआ था आपका 1862 से, ये पूरा हो गया था, एम्बॉडी हो गया था 1860 के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा, कौन सा वर्ड किस चीज में यूज लिया जाता है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इस चीज में आप गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक रहती है।
Which one of the following cities and the personalities associated with their establishment is wrongly matched? शहरों तथा उनकी स्थापना से जुड़े व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? पौंडीचेरी फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह फर्स्ट, मैड्रास फ्रांसिस डे या कैलकाटा रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैलकाटा रॉबर्ट क्लाइव। कैलकाटा को बनाया था आपके जॉर्ज चारनॉक ने। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने तो मिलिट्री और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के अंदर, ठीक है। लेकिन फाउंडर जो हैं कैलकाटा के ही ये जॉर्ज चारनॉक को बोला जाता है। लंदन मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किसकी अध्यक्षता में 1908 में की गई थी? ए लियाकत अली खान, बी आगा खान, सी अमीर अली या डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अमीर अली। तो ये जो सैयद अमीर अली जो थे ये ब्रिटिश इंडियन ज्यूरिस्ट थे और इन्होंने 1906 में ये पेटिशन साइन की थी वाइस रॉय को और ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स फिर बन गए थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। और इन्होंने 1908 के अंदर फिर लंदन मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश की थी। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये इंडिपेंडेंट बॉडी थी, इसका अपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं था, ये इंडिपेंडेंट थी अपने आप में लंदन मुस्लिम लीग। और ये 1909 के अंदर ये बने थे पहले इंडियन टू सिट एज अ मेंबर ऑफ जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल और इसमें ये 1928 तक इन्होंने सर्व किया था। तो अगर कल को क्वेश्चन आए कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सिट एज अ मेंबर ऑफ द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फिर से होगा आमिर अली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, द फर्स्ट इंडियन टू सिट एज अ मेंबर ऑफ द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल। क्वेश्चन बन सकता है यहां से। फॉर द एनेक्सेशन ऑफ विच इंडियन किंगडम द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज नॉट फॉलोड। किस भारतीय प्रदेश पर कब्जा करने के लिए व्यपगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? ए सतारा, बी नागपुर, सी झांसी, डी पंजाब। तो देखिए सतारा को 1848, ये दोनों 1854 के अंदर कर लिए गए थे। पंजाब आपका करेक्ट आंसर है, इसके लिए यूज नहीं लिया गया था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट, इन द 19th century द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट वर मोस्टली। 19वीं सदी में जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया उनमें से अधिकांशतः कौन थे? ए पुअर पीपल, बी जमींदार, सी एजुकेटेड मिडिल क्लास या डी रिच पीपल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका शिक्षित मध्य वर्ग, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। और ये मोस्टली कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? लॉ, टीचिंग और जर्नलिज्म। ये क्वेश्चन आया भी था कि आपके जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करते थे। ये 3 प्रोफेशन दे रखे थे, डी ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव और आपका सही आंसर था ऑल ऑफ द अबव। ध्यान होगा मैंने बताया भी था लॉयर कौन थे, टीचर कौन थे, जर्नलिस्ट कौन थे। चलिए फिर नेक्स्ट, विच वॉज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया। भारत में सबसे आरंभिक डच उपनिवेश कौन सा था? ए मसूलीपट्टनम, बी पुलिकट, सी सूरत या डी अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पुलिकट। ये जो डच प्रेजेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको ध्यान है 1605 में सबसे पहले हुई थी और 1825 तक डच इंडिया में रहे थे। ये ईयर्स याद कर लीजिए, आपको पूछा जाएगा कि ये डच ये जो स्टार्ट कब हुआ था किंगडम इंडिया में, डच ये 1605 में स्टार्ट हुआ था एंड 1825 के अंदर हो गया था, ठीक है। 1605 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What did महादेव गोविंद रानाडे एडवोकेट बिसाइड सोशल सर्विस। महादेव गोविंद रानाडे ने सामाजिक सेवा के अतिरिक्त किसकी वकालत की थी? ए ब्रिटिश रूल, बी एक्सट्रीमिज्म, सी पीसफुल प्रोग्रेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स या डी पॉलिटिकल एजिटेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए उस टाइम के जो भी लीडर्स थे मॉडरेट्स टाइप जो थे, इनका यही मानना था कि ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से आप थोड़े थोड़े ज्यादा राइट्स लेते जाइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक साधनों से शांतिपूर्ण प्रगति। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है एमजी रानाडे आपके गोपाल कृष्ण गोखले के भी पॉलिटिकल गुरु थे। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन द ईयर। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में की गई थी? ए 1881, बी 1872, सी 1891 या डी 1885। तो देखिए 1872 में तो आपकी फर्स्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम में, लेकिन रेगुलर या कंप्लीट जो होनी स्टार्ट हुई आपकी ये यहां से स्टार्ट होनी हुई थी किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए
1881। ठीक है, ये लॉर्ड मेयो वाली जो हुई थी ये हुई थी, लेकिन ये जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो कहें वो आपका लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ था। लॉर्ड मेयो के टाइम पहला सेंसस हुआ था। ठीक है, ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और सेंसस अपना जो होता है ये कितने साल के ड्यूरेशन से होता है? 10 साल के। अब कब होएगा? 2021 में। पिछला हुआ था 2011 में। ठीक है। Who was elected the Congress president during हरिपुरा सेशन in 1938? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस या डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस। आपको पता है हरिपुरा में इलेक्ट हो गए थे, फिर त्रिपुरी में री इलेक्शन इन्होंने सॉर्ट किया था। वहां पे इन्होंने जो अपने कैंपेन में ये सारे के सारे जो थे राइट विंगर्स और जो उनके ऊपर इन्होंने पर्सनल अटैक्स शायद कर दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, उससे राइट विंगर्स काफ़ी नाराज़ हो गए थे, तो इन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था इनके इलेक्शन के बाद त्रिपुरी सेशन में। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के तो पर्सनल एनिमिटी भी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुभाष चंद्र बोस पे केस भी कर रखा था, क्योंकि आपको ध्यान है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विठल भाई पटेल। तो विठल भाई पटेल ने अपनी जो सारी जो प्रॉपर्टी थी वो सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी थी, क्योंकि जब विठल भाई पटेल अपने डेथ बेड पे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें की नर्सिंग की थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कंटेंशन दिया कोर्ट के अंदर कि ये जो विल दिखाई है सुभाष चंद्र बोस ने ये नकली दिखाई है। तो ये इनके पर्सनल एनिमिटी भी थी, आइडियोलॉजिकल तो थी। ये सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट विंग थे, सरदार पटेल राइट विंग थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स was a source of inspiration for the freedom fighters in India? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा का स्रोत था? ए परीक्षा गुरु, बी आनंद मठ, सी रंगभूमि या डी पदमार्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ। ये सन्यासी रेबिलियन के बारे में बताता है। 1882 के अंदर ये पब्लिश हुई थी और इसके अंदर ये आपको ध्यान है वंदे मातरम पहली बार ये लिखा गया था। अपना सॉन्ग लिखी किसने थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट, The first factory act restricting the working hours of women and children and authorizing local governments to make necessary rules was adopted during whose time? पहला कारखाना अधिनियम जिसने महिलाओं तथा बच्चों के कार्य के घंटों को सीमित किया तथा स्थानीय सरकारों को आवश्यक नियम बनाने की शक्ति दी थी, उस किसके समय में स्वीकार किया गया था? ए लॉर्ड बेंटिक, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। तो ये आया कब था ये एक्ट? ये 1881 के अंदर पास हुआ था और लॉर्ड रिपन का 1880 से लेकर 1884 तक आपका जो टेन्योर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ द। 1918 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? ए कॉटन मिल वर्कर्स हु वर डिमांडिंग बेटर वेजेस, कपास मिल के श्रमिक जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। बी ट्राइबल्स हुज कस्टमरी राइट्स वर बीइंग वायलेटेड, आदिवासी जिनके प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। सी वीमेन हु वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ऑप्रेसिव पैट्रियार्कल सिस्टम, महिलाएं जो दमनकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। या डी पीजेंट्स हु वर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, ये जो किसान जो कि फसल नहीं होने से तथा प्लेग महामारी से प्रभावित हुए थे उनके लिए ये इन्होंने रखा था। ये इनका तीसरा सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह चंपारण था, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज इन 1906? 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए लाला लाजपत राय इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। बी गोपाल कृष्ण गोखले एट मुंबई इन 1885, गोपाल कृष्ण गोखले 1885 में मुंबई में। सी दादा भाई नरोजी एट द कोलकाता सेशन ऑफ द कांग्रेस, दादा भाई नरोजी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। या डी बाल गंगाधर तिलक एट द कोलकाता सेशन ऑफ द कांग्रेस, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। तो देखिए आप सब ने ये स्टेटमेंट सुना है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ, लेकिन वो आंसर नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नरोजी है। ठीक है, तो ज्यादा होशियारी मत मारना और तिलक पे मत लगा देना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। कोलकाता सेशन के अंदर 1906 के अंदर इन्होंने ये कहा था और 1906 का कोलकाता सेशन इन्होंने प्रिसाइड भी किया था। There are no politics devoid of religion is stated by,
कोई भी राजनीति धर्म से मुक्त नहीं है, ये किसका कथन था? ए पंडित नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे या डी जयप्रकाश नारायण। तो ये गांधी जी का ये कथन था। गांधी जी ने ये कहा था कि जो ये कहते हैं कि धर्म और राजनीति को अलग रखो, वो धर्म को समझते नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर समझाया कि धर्म क्या है, कि धर्म ये कोई भी ये अंधविश्वास नहीं है, कोई ये अंधा जो ये रिलीजन अंधा धर्म जो होता है जो कि आपस में नफरत करे झगड़े, वो नहीं है। धर्म है आपस में जो ये यूनिवर्सल जो टॉलरेशन जो टॉलरेंस जो सहिष्णुता जो रखते हैं, वो धर्म है। टू बी टॉलरेंट इज रिलीजन। नेक्स्ट, the scheme of financial devolution which was a landmark in Indian financial history was introduced by which viceroy? वित्तीय अंतरण की योजना जो भारत के वित्तीय इतिहास में एक ऐतिहासिक योजना थी, किस वायसराय के द्वारा लाई गई थी? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड मेयो या डी लॉर्ड रिपन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। In 19th century, the Satnami movement in the Central India was founded by। 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ए हरिदास ठाकुर, बी केशव चंद्र सेन, सी नारायण गुरु या डी गुरु घासीदास। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, गुरु घासीदास। इन्होंने ये शुरू किया था सतनामी मूवमेंट, कब किया था? 1820। इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। सतनामी ग्रुप जो फाउंड कब हुआ था? ये 1820 में हुआ था। गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में मिडिल इंडिया के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था। ये एक फार्म सर्वेंट थे और ये चमार कास्ट को बिलोंग करते थे। आपको ध्यान होगा ये चमार कास्ट इज वन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो ये उस कास्ट को बिलोंग करते थे और इन्होंने सतनामी ग्रुप ये फाउंड किया था 1820 में। याद रखिएगा ये डिटेल्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी शौकत अली, सी मोहम्मद अली जिन्ना या डी लियाकत अली खान। तो आपको ध्यान है लियाकत अली तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें गवर्नर जनरल बनाने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। जिन्ना इसलिए बन गया था क्योंकि जिन्ना का ये सपना ही था कि मैं एक अलग से राष्ट्र का राष्ट्रपिता बनूं, एक बड़े बड़े सपने। तो उसके लिए इसने दो देशों को तोड़ दिया, मतलब एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया, लोगों को बांट दिया जिन्ना ने। Who was the French governor of Pondicherry who tried to make the French company as a powerful company? पौंडीचेरी के उस फ्रांसीसी गवर्नर का नाम बताएं जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की थी। तो किसने बनाने की कोशिश की थी शक्तिशाली कंपनी? देखें, ए थॉमस आर्थर कॉमेट डी लैली, डी गोदेहू, सी ला बोर्डोनिस या डी जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स। Next, who among the following leaders was not a founding member of Hindustan Socialist Republican Army? निम्न में से कौन सा नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक संस्थापक सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन से नहीं थे? देखें, ए अजय घोष, बी जतिन दास, सी भगत सिंह या डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपको ध्यान है बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यही करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, Who became the acting Prime Minister of India after the death of Jawaharlal Nehru in 1964? जब नेहरू जी की 1964 में मृत्यु हो गई तो इसके बाद आपके एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने? ए वीपी सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी गुलजारी लाल नंदा या डी चरण सिंह। तो देखिए आपके बाद प्राइम मिनिस्टर मेन तो वो बने थे शास्त्री जी, लेकिन एक बार के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आपके बने थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा शास्त्री जी की डेथ के बाद भी एक बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो ये दो शॉर्ट पीरियड्स के लिए गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आपके इंडिया के बने थे। ऐसे कंडीशंस में क्या जो इंसान जिसकी लीस्ट पॉलिटिकल पकड़ होती है ना, उसको बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर, ताकि उसको जब हटाना चाहें तो आप हटा सकें। वरना कोई एस्ट्यूट पॉलिटिशियन जो अच्छी पकड़ वाला उसको अगर बना दे तो हटेगा नहीं, अगर आपने उसको एक बार बना दिया तो। When was the Battle of Vandivash fought? वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1857, बी 1774, सी 1834 या डी 1760। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1760। ठीक है, बैटल ऑफ वैंडीवाश के बारे में पहले ही बता चुका हूं। ये डिसाइसिव बैटल था फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। 7 साल लड़ाई चली थी, लेकिन ये डिसाइसिव बैटल इसके अंदर ये फ्रेंच हार गए थे और ब्रिटिश विक्टोरियस हुए थे इंडिया के अंदर।
हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर या डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक हुआ था आपका? 1780 से 1784 तक, और ये उस टाइम वॉरेन हेस्टिंग थे, और ये कन्फ्लिक्ट एंड हुआ था 1784 में। और इसके अंदर किस ट्रीटी से एंड हुआ था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और इस सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ही आपको ध्यान होगा हैदर अली की डेथ हुई थी। तो ये ईयर्स आपको याद रखना है। वैसे मैंने बता दिया था एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में आप सबको, ट्रीटीज कौन कौन सी थी और सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट वॉज पॉपुलरली नॉन एज द, अराजक तथा क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को का लोकप्रिय नाम क्या था? ए रोलट एक्ट, बी इंडियन आर्म्स एक्ट, सी इल्बर्ट बिल या डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए रोलट एक्ट। रोलट एक्ट के बारे में इतना पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत होगी नहीं। नेक्स्ट, हु वॉज द इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी विजयलक्ष्मी पंडित या डी बीकाजी कामा। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी विजय लक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर रही हैं किसी स्टेट की, इंदिरा गांधी फर्स्ट अपनी वुमेन प्राइम मिनिस्टर, और बीकाजी कामा वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने होस्ट किया था नेशनल फ्लैग। तो ये कब इलेक्ट हुई थी? 1953 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। विजय लक्ष्मी पंडित कब आपकी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी यूएन जनरल असेंबली की? तो 1953 में हुई थी। ठीक है, और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वेरी सिग्निफिकेंट। The Indian ruler who defeated the English in the early stage of English rule in India was, वह भारतीय शासक जिसने भारत में अंग्रेजी शासन को आरंभिक चरण में अंग्रेजों को पराजित किया था, वह कौन था? ए रंजीत सिंह, बी हैदर अली, सी महजी सिंधिया या डी टीपू सुल्तान। तो ये आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। हैदर अली ने डिफीट किया था इनको फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में 1766 से 1769 में ये चला था वॉर। 66 या 67 से स्टार्ट हुआ था और 69 तक चला था, और एंड किसमें होता है? एंड इट एंडेड इन ट्रीटी ऑफ मैड्रास, ये मैं बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी सी राजगोपालाचारी। तो ये हैं आपके राजा जी। ये राजा जी ये थे, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी फाउंड की थी 1959 में। ये 1959 से 1974 तक ये स्वतंत्र पार्टी चली थी। ये इन्होंने इसलिए बनाई थी क्योंकि ये राइट विंगर थे, और ये कहते थे कि ये अब नेहरू जी थे सोशलिस्ट थे, तो ये इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, तो इन्होंने फिर अपनी पार्टी बना ली थी स्वतंत्र पार्टी राजा जी ने। गांधी जी मेन क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज कंटेन्ड इन, आधुनिक सभ्यता की गांधी जी के द्वारा लिखी गई मुख्य आलोचना किसमें निहित है? ए हरिजन, बी इनकी आत्मकथा, सी हिंद स्वराज या डी यंग इंडिया। तो देखिए इनकी जो ऑटोबायोग्राफी द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माय द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसके अंदर तो देखिए इन जनरल सब कुछ बता रखा है इन्होंने। हरिजन इनका न्यूज़पेपर था, यंग इंडिया ये एडिटर थे यंग इंडिया के, हरिजन इन्होंने खुद फाउंड किया था। आपका करेक्ट आंसर है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये 1908 के अंदर लिखा था, और ये 1909 के अंदर, सॉरी हाँ 1909 8 या 9 में लिखा था, हाँ 8 या 9 के अंदर होगा शायद, 8 या 9 के अंदर लिखा था इंडियन होम रूल। और ये 1910 के अंदर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था इसको सेडिशियस टेक्स्ट बोल के। Direct action to achieve Pakistan sparked of unprecedented bloodshed during August 16 to 19, 1946 as a result of Hindu-Muslim riots in। पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही हिंदू मुस्लिम दंगे के परिणाम स्वरूप 17 से 19 अगस्त 1946 के दौरान कहां पे यह भूतपूर्व रक्तपात का कारण बनी? ए कैलकाटा, बी गढ़मुक्तेश्वर, सी पटना या डी बॉम्बे। तो ये करेक्ट आंसर है आपका कैलकाटा। आपको ध्यान है ये जिन्ना ने कराए थे दंगे। In respect of which of the following social reform विद्यासागर waged a long and memorable struggle? निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के साथ संबंध में विद्यासागर ने एक लंबा तथा यादगार संघर्ष किया था? कैंपेन अगेंस्ट पॉलीगेमी, बहुविवाह के विरुद्ध अभियान, बी एजुकेशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की शिक्षा, सी एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का उन्मूलन, या डी विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। देखिए एजुकेशन और विडो रीमैरिज के लिए के प्रोपोनेंट रहे थे, लेकिन विडो रीमैरिज इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने कई सारी पेटिशंस भी लगाई थी। आपको ध्यान होगा ये डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। तो ये डिटेल्स जो मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये मेरे खुद के नहीं पढ़े होते,
ये मैं एक दिन पहले ही मैं बनाता हूँ, ये क्वेश्चन देखता हूँ प्रीवियस ईयर्स के अंदर कहाँ से थे और कंपाइल करते हैं। तो मैं जो डिटेल्स दे रहा हूँ आप देखिए, उनमें से आपके आगे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। तो इन डिटेल्स में से क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, इन डिटेल्स को आप गौर करके सुनना करिए, ठीक है। When was the office of district collector created? जिला समाहर्ता के पद का सृजन कब किया गया था? ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अभी ये हिंदी सही है कि नहीं मुझे पता नहीं, खैर A 1786, B 1772, C 1771 या D 1773। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B 1772। ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये फाउंड किया था। इसको पोस्ट को फिर 1773 में अबॉलिश कर दिया, फिर रिस्टोर कर दिया 1781 के अंदर। और ये अभी भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, जो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ऑफिस का फाउंड हुआ था 1772। कौन थे गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वॉज चोजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वॉज द सेकंड? ये मैंने आपको बताया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना गया था। और दूसरा सत्याग्रही कौन थे? मैंने अच्छे से बताया था, याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मैंने बताया था। पहले विनोबा भावे को इसलिए चुना था क्योंकि ये आश्रमाइट थे। हु एस्टैब्लिश्ड द शारदा सदन, अ स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया? उपनिवेशिक भारत में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी, जो भारतीय विधवा महिलाओं के लिए एक विद्यालय था? ए महादेव गोविंद राणाडे, बी सरोजनी नायडू, सी दयानंद सरस्वती या डी पंडिता रामबाई? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रामबाई, रमाबाई, सॉरी रामबाई क्या, रमाबाई। ये पंडिता रमाबाई ने ये कब फाउंड किया था? 1889 के अंदर। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1889, ठीक है। ये किस लिए था कि टू प्रोवाइड शेल्टर टू द डेस्टिट्यूट हाई कास्ट विडोज, मतलब जो गरीब, बिल्कुल जो उच्च जो कास्ट की जो विधवा औरतें थी, उनके लिए ये रखा गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बीइंग अ रिनाउंड पोइट वाज अ गुड पेंटर ऑल्सो? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कवि होने के साथ ही साथ एक अच्छे चित्रकार भी थे? ए एस.एन. बनर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अमृता शेरगिल या डी ए.एन. टैगोर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक पेंटर भी थे और एक रिनाउंड पोइट भी थे। पोइट तो आपको पता ही है, गीतांजलि इन्होंने लिखी थी, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था इन्हें। नेक्स्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन ऑन? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पहले लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कब प्रस्तुत किया गया था? कौन सी तारीख को किया गया था? ए अगस्त 10, 1947, बी अगस्त 1, 1947, सी जुलाई 14, 1947 या डी जुलाई 4, 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 4, 1947। और इसको रॉयल एसेंट जो मिला था, हामी जो मिली थी शाही, वो आपको मिली थी 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। और ये हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रेजेंट किया गया था सुबह 12 बजे, आपके रात के 12 बजे, 4 जुलाई 1947 को। और ये वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने ये पर्सनली ये बिल को देखा कि ये हर स्टेट से पास हो जाए और एक लॉ बन जाए, हाउस ऑफ कॉमन से ये पास हो जाए प्रॉपरली। नेक्स्ट, इन 1974 द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरण वाज कोड नेम्ड एज? 1974 में पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण को कौन सा कूट नाम दिया गया था? ए डांसिंग बुद्धा, बी ब्लेसिंग बुद्धा, सी स्माइलिंग बुद्धा या डी लाफिंग बुद्धा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। ये जो स्माइलिंग बुद्धा, इसको एमईए ने जो नाम दिया था वो था पोखरण फर्स्ट। तो ये आपका जो हुआ था, ये न्यूक्लियर बॉम्ब का सक्सेसफुल अपना टेस्ट होता है 18 मई 1974 को। डेट पूरी याद रखनी है, खाली 1974 नहीं, 18 मई 1974, ठीक है। कहां पे ये डिटोनेट किया गया था? ये आर्मी बेस जहां की पोखरण के अंदर है, जो पोखरण टेस्ट रेंज यहाँ पे, ये हमारे राजस्थान के अंदर है। तो ये आपके किया गया था, ठीक है। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच पैक्ट वार्म रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन गरम दल एंड नरम दल, द टू ग्रुप्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? किस समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल तथा नरम दल के बीच मधुर संबंधों की स्थापना की थी? ए गांधी अरविंद पैक्ट, बी लखनऊ पैक्ट, सी कराची एग्रीमेंट या डी लाहौर डिक्लेरेशन? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ पैक्ट। तो ये जो आपको ध्यान हो गई, कांग्रेस के दो फैक्शन बन गए थे, नरम दल और गरम दल के, जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। तो इसके अंदर क्या था, ये कब हुए थे? सूरत सेशन के अंदर ये स्प्लिट हो गया था 1907 के अंदर, और ये 1916 के अंदर फिर ये रीयूनाइट हुए थे, आपको ध्यान होगा। तो ये लखनऊ पैक्ट के अंदर ये सारा कुछ हुआ था। तो इसी के साथ हमारे आज के 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो आइए आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।